हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा तीसरा लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है। हमने पढ़े थे कि वैलेंसीज किस तरीके से बॉन्डिंग करती है इन द केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में अभी हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है। देन आफ्टर हमको पढ़ना है बैलेंसिंग करना उन केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम्स को, उस मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, तो जैसे कि ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की ओर। उसके पहले सभी जन अपनी अटेंडेंस लगा देंगे और अटेंडेंस लगाने के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है केमिकल इक्वेशन के साथ में। किसके साथ में स्टार्ट हो रहा है? केमिकल इक्वेशन के साथ में। अब केमिकल इक्वेशन मीन्स व्हाट? आपने पिछले क्लास में पढ़े केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या हो रही थी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे दो से ज़्यादा एटम या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से टोटली क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। टोटली क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। देन आफ्टर हमने पढ़े थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। हमने पढ़े थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट मीन्स व्हाट? कि अगर कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, जो कंबाइन हो रहा है, उसे कहेंगे हम रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ऐसा सब्सटेंस जो कंबाइन होता है क्या फॉर्म करने के लिए? प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? द सब्सटेंस हु गेट द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने केमिकल इक्वेशन की तरफ। सो देखो, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इट्स सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन करना, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना कौन से फॉर्म में? उसके सिंबल के फॉर्म में और उनके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इट्स सिंबल एंड दिख रहा है आपको केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, उसे कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन समझने के लिए हमको एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। देखो क्या बोला गया है एग्जांपल में देखो क्या बोला गया है। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब कि यहाँ पर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स क्या फॉर्म हो रहा है? बोल रहे हैं जिंक सल्फेट। क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट तैयार हो रहा है। और उसी के साथ में और क्या फॉर्म हो रहा है? वहां पे हाइड्रोजन क्या तैयार हो रहा है? हाइड्रोजन। हो सकता है कभी कभी आपको कुछ जो इक्वेशंस आए लिखने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो समझ गया तो काफ़ी आसान है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद में इसको अभी हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन की डेफिनेशन हमने क्या बोले है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंबल्स एंड अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो देखो कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को। जिंक का जो सिंबल है वो है Zn। जिंक का सिंबल कौन सा है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंबल है या फिर केमिकल फॉर्मूला है वो रहता H2SO4।
वो क्या रहता H2SO4। अब ये दो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ZnSO4। वो हुआ कैसे, देखो Zn और H2SO4 रिएक्ट हो गए, तो यहाँ से क्या हुआ कि Zn निकल के कहाँ पे आ गया, किसकी जगह पे आ गया, वो H2 की जगह पे आ गया H2SO4 में, और उस H2 को डिस्प्लेस करके उसने क्या कर दिया, ZnSO4 बना दिया। और दूसरा क्या मिलेगा हमें, H2 गैस, क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, ये था हमारा केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ना तो आपको कोई एक्वियस स्टेट बताना है, ना कोई सॉलिड है या लिक्विड है वो बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन मतलब हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। वेरी इजी स्टेप्स। देखो पहला क्या बोला है, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब हम अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या फिर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो जो रिएक्टेंट है वो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में आपको एक एरो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसके बीच में आपको एक एरो दिख रहा है। ये जो एरो है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। समझ में आ रहा है, ये है सेकंड पॉइंट तुम्हारा। एन एरो हेडिंग टुवर्ड प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम। किनके बीच में, देम का मीनिंग यहाँ पर, देम का मीनिंग यहाँ पर किनके बीच में वो करेंगे हम एरो पुट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम रखेंगे उस एरो को। ठीक है, फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। हमें क्या थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो इफ द रिएक्टेंट आर टू और मोर, अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, इसका मतलब क्या है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो मतलब वहां पर क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। क्या होंगे, कंबाइन होंगे टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इफ द रिएक्टेंट आर टू और मोर देन दे आर लिंक अप विद प्लस साइन। तो वो कौन से साइन के साथ में लिंक अप रहेंगे, प्लस के साइन के साथ में। उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये जो रिएक्शन हमने लिखे, यहाँ पर हमको Zn भी मिल गया और H2SO4 भी मिल गया। तो हमने यहाँ पर क्या करें, Zn और H2SO4 के बीच में दोनों भी कंबाइन हो रहे हैं, दोनों भी क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। इसीलिए दोनों के बीच में क्या लिख दिए हमने, कौन सा साइन लिख दिए, प्लस का साइन लिख दिए। कौन सा साइन लिख दिए, प्लस का साइन लिख दिए। सिमिलरली इट फॉलोज ऑल्सो इन प्रोडक्ट। और यही जो स्टेप है ये किस में देखी जाती है, प्रोडक्ट में भी। मतलब मान लीजिए आपने दो रिएक्टेंट को कंबाइन किया और हुआ कि वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनने के बजाय दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल गए। तो वैसे मौके पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उनको भी अगर हम लिखेंगे तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में कौन सा साइन पुटअप करेंगे, हम कौन सा साइन रखेंगे उसमें, प्लस का साइन। कौन सा साइन रखना है हमें, प्लस का साइन। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव एंड वी राइट, हम ये लिखना भूल रहे हैं यहाँ पर, वी राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंडिकेटेड। मतलब कि हाँ बराबर है। To make the chemical equation informative, the physical state of reactant and product are indicated। मतलब कि हमने देखो अभी यहाँ पर जो इक्वेशन है वो ये वाले हद के बना दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है कि इसको और प्रॉपरली बताने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या लिख लेंगे, फिजिकल स्टेट।
अब फिजिकल स्टेट माने क्या, तो लाइक वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, वो जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट हमको मिला। उसके बाद में जो गैसियस फॉर्म में है वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, और एक्वस फॉर्म में। अब एक्वस मीन्स क्या होता, एक्वस मीन्स क्या होता वो पढ़ेंगे हम अगले पॉइंट में। देखो पढ़ेंगे उसको भी। देखो अभी पहले 5th पॉइंट देखो, इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है प्रेसिपिटेट, इसका मीनिंग समझ लो। प्रेसिपिटेट आपको क्या होता है, प्रेसिपिटेट कल के भी क्लास में शायद आई थिंक मैंने बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रेसिपिटेट होता है कि जो रिएक्टेंट या फिर कोई सब्सटेंस है वो अगर कंबाइन होते हैं और वहाँ पर रिएक्शन कैरिड आउट होती है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ऐसा कोई रिएक्शन में हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस मिलते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते। प्रेसिपिटेट मीन्स अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि किससे बनता है, एक्वस सॉल्यूशन से बनता है केमिकल्स के, और वो क्या नहीं होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा या इनसॉल्युबल रहेगा, वो उसे कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो अगर वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कोई रिएक्शन में, तो उस प्रेसिपिटेट को हम कौन से साइन से शो करेंगे, एक एरो से शो करेंगे, और वो जो एरो है वो क्या रहेगा, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। मतलब कि अगर हमें CuCl2 का अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड साइड में शो होगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। अब 6th पॉइंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक वो अच्छे से दिया हुआ भी है, मैं शॉर्ट में क्योंकि समझा रहा हूँ मैं, उतना बड़ा लिखने से बेटर है कि यहाँ से समझ जाता है। देखो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्यूशन, मतलब कि आपका जो रिएक्शन में आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेते हो वो अगर वाटर के फॉर्म में, वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे उसको, एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब कि हम वहाँ पर जब अगर कोई प्रोडक्ट है, सपोज करके चलो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये जनरली कौन से फॉर्म में रहता, लिक्विड फॉर्म में। तो हम इसको लिक्विड फॉर्म में ना लिखते हुए इसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे एक्वियस फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे, एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। ये उसकी फिजिकल स्टेट रहेगी। ध्यान में आ रहा है ये पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। When heat is given from outside to bring a reaction, it is indicated by डेल्टा साइन, और उसको हम ट्रायंगल साइन भी बोले यहाँ पर समझने के लिए, तो भी चलेगा। ठीक है, कि जैसे देखो अगर कोई रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होने के लिए हमें बाहर से, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज से हमको हीट की ज़रूरत पड़ती है, हमको उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब हीट की ज़रूरत कहाँ से मिल सकती है हमें, हीट की ज़रूरत कहाँ से पूरी हो सकती है, सनलाइट। आफ्टर दैट जो बर्नर से जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। तो अगर वो हीट अगर बाहर से दे रहा है, तो उसको वो हीट को कुछ नाम ना लिखते हुए उससे किसको डिनोट करेंगे, किससे इंडिकेट करेंगे, इसको डेल्टा साइन से। किससे इंडिकेट करेंगे, डेल्टा साइन से। कौन से साइन से इंडिकेट करेंगे, डेल्टा साइन से। ये आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है, CaCO3 सॉलिड गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये जो है, ये साइन जो है ये शो कर रहा है हीट को, मतलब यहाँ पर हीट कंबाइन हो रही है, यहाँ पर हीट टेक पार्ट कर रही है रिएक्शन में। गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो है ना ऐसा साइन, इसका भी महत्व समझा देता हूँ, ये पॉइंट कवर नहीं किया। ये जो ऐसा साइन दिखाया हमने, इसका मीनिंग होता है कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा, वहाँ पर गैस तैयार होगी। उसके बाद में नेसेसरी टू रिटर्न द स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे हम अगर कोई रिएक्शन अगर कैरी आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है, मतलब हर रिएक्शन अलग अलग वे में क्रिएट होती है, तो वहाँ पर होती है, वहाँ पर प्रोसेस होती है। तो
रिएक्शन की प्रोसेस है, वहाँ पर कभी कभी हमें उस रिएक्शन में कितना टेम्परेचर है वहाँ पे उस रिएक्शन का, क्या प्रेशर रेंज है उसकी, या फिर कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट का मीनिंग होता है जो रिएक्शन के रेट को फास्टर बनाता है, मतलब स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। वो हम आगे में पढ़ेंगे, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन पे जब आएंगे तब पढ़ेंगे। तो उसमें जो फैक्टर्स है लाइक कैटालिस्ट, वो जो है ये सब हमको उस रिएक्शन में डिनोट करना होता है, इंडिकेट करना होता है। जो हम करते हैं वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बीच में जो एरो होता है, उस एरो पे हमें दिखाना होता है। सपोज अगर कोई रिएक्शन अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर कैरी आउट हो रही है तो हम वहाँ पर वो एरो पे दिखाएंगे टेम्परेचर उसका। अगर कोई हम कैटालिस्ट ले रहे हैं, अगर हम कोई कैटालिस्ट ले रहे हैं लाइक MnO, K2CrO4, अगर ये कैटालिस्ट है सर, K2CrO4, ऐसे अगर हम कैटालिस्ट ले रहे हैं तो ये क्या करेंगे, खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमको किस पे लिखनी होती है, वो जो एरो हम शो करते हैं उस पर बताना होता है, क्योंकि इनके प्रेजेंस में भी वो रिएक्शन कैरिड आउट होती है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ गया होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किस तरीके से उसको लिखा जाता है, कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम जाएंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। लेकिन उसके पहले आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पे आपको एक्टिविटी दी हुई है, उसको पहले समझ लेते हैं। देखो वो एक्टिविटी में हमको apparatus के तौर पे टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, बैलेंस मतलब कि वेट मेजर करने के लिए ये हमको देना है। और केमिकल्स की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ ही साथ क्या लेना है हमें वहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड के साथ में क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीजर देखो क्या दी हुई है, टेक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमें सबसे पहले तो लेना है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। आपके लेबोरेटरी में कॉनिकल फ्लास्क प्रेजेंट होता ही है, आप जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे आपके स्कूल में तो आपको कॉनिकल फ्लास्क अच्छे से देखने मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी वहाँ पर डायग्राम दी हुई है, उस पर से आप समझ सकते हो कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, ओके। उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है उसको लेना है हमें टेस्ट ट्यूब में। Tie a thread to the test tube and insert it carefully into the conical flask. Make the conical flask airtight by fitting a rubber cork. मतलब कि हमको conical flask को किस पर से बांध देना है, पूरा एक टेस्ट ट्यूब बांध देना है, उसमें टाई कर देना है, मतलब बांध के रख देना है। उसके बाद में उसमें उसको किस में डाल देना है, उस टेस्ट ट्यूब को किस में डाल देना है, उस कॉनिकल फ्लास्क में। मेक द कॉनिकल फ्लास्क एयर टाइट बाय फिटिंग अ रबर कॉर्क। और जो रबर कॉर्क होता है जिससे कि एयर जो है वो वहाँ पे उस कॉनिकल फ्लास्क में एंटर ना कर पाए, उस तरीके से हमको उसको क्या कर देना है, रबर कॉर्क से पूरे तरीके से क्या कर देना है, उसको पैक कर देना है, एयर टाइट कर देना है उसको, ओके। उसके बाद में हमको कॉनिकल फ्लास्क का जो वेट है, जो वजन है वो काउंट करना है बाय द मीन्स ऑफ बैलेंस की मदद से उसको। आफ्टर दैट नाउ टिल्ट द कॉनिकल फ्लास्क एंड मिक्स द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब विद द सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। मतलब टिल्ट का मीन थोड़ा सा ऐसा उल्टा कर देना है उसको। तो जब हम उल्टा ऐसे मतलब उल्टा देंगे उसको, सपोज करो कि पहले कॉनिकल फ्लास्क आपका इस पोजीशन में था, उसको आपने ऐसा कर दिया उसको, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो जो कॉनिकल फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब थी वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगी। मतलब वहाँ का जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में का वो किस में मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन जो कि किस में है, कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा, ओके। वेट द कॉनिकल फ्लास्क अगेन। और उसके बाद में भी हमको क्या वेट करना है, कॉनिकल फ्लास्क का फिर से वेट लेना है फिर, ओके। देखो फिर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपको, व्हाट चेंजेस डिड यू फाइंड, मतलब आपको कौन सा चेंज वहाँ पर देखने मिला। तो पहला जो चेंज है वो है केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल वहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद में डिड यू, हाँ कलर चेंज भी हुआ है उसमें। डिड यू फाइंड एनी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म, मतलब वहाँ पे आपको कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस तैयार होते हुए दिखा क्या। तो हमें वहाँ पर जब
सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड कंबाइन होते हैं तो हमें वहाँ पर कौन सा सब्सटेंस मिलता है, एक येलो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है हमें, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि इनसॉल्युबल रहता वाटर में, जो कि क्या रहता, इनसॉल्युबल रहता वाटर में। उसके बाद में वॉज देयर एनी चेंज इन वेट, वेट में कोई चेंज आ रहा है क्या उसके, नो, मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो जब मिक्स हो गया कॉनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन से तो उसमें कोई भी वेट में चेंज नहीं आता, वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। वहाँ पर क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि जितने नंबर ऑफ मैटर का जो टोटल जो मास होता है मैटर का, कोई भी सब्सटेंस का, वो क्या रहेगा, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है वो, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में वो उसका मीनिंग होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्टिविटी जिसकी आपको एक जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, वो भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। इक्वल नंबर ऑफ एटम अगर कोई एलिमेंट के रिएक्टेंट बोलो या प्रोडक्ट बोलो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कोई भी एलिमेंट के, तो उसको कहेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब एग्जांपल के तौर पे अपन पकड़ेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, वहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के जो उस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, और जब नया प्रोडक्ट बन गया तो नया प्रोडक्ट में जो जितने भी एलिमेंट बनेंगे उनके भी जो एटॉमिक जो वेट है उसका बोलो या फिर जो अमाउंट ऑफ एटम्स है, जो नंबर ऑफ एटम्स है, वो क्या रहेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में इक्वल रहेंगे। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसे कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल अगर हम पकड़ेंगे तो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब यहाँ पर बैलेंस कैसे देखना है हमें, देखो यहाँ पर टोटल चार एलिमेंट ये हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। पहला है Zn मतलब कि जिंक, फिर है हाइड्रोजन, उसके बाद में है सल्फर और उसके बाद में है ऑक्सीजन। मतलब आपके चार एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम उस रिएक्टेंट में इक्वल है या नहीं वो हमें चेक करना है। पहले देखेंगे रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट के साइड में आपको देखने मिल रहा है Zn का मतलब कि जिंक का एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, सो ये इक्वल है। उधर में भी देखेंगे राइट हैंड साइड में तो कितने हैं, 1, तो वो सफिशिएंट है। उसके बाद में हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है, 2, एंड राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी 2, तो वो भी इक्वल है। उसके बाद में सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो 1, और ऑक्सीजन के भी दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये बैलेंस होना क्यों जरूरी है, देखो मैंने बस थोड़ी देर पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। इसका मीनिंग ये है कि हम नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड। मतलब प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों में भी नंबर ऑफ एटम्स कोई भी एलिमेंट के इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि हम मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए बोला गया कि द मास ऑफ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये रीजन है कि हमको केमिकल रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, इक्वल अमाउंट में लाना होता है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड को। ठीक है, अब अनबैलेंस भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो अनबैलेंस ही होगा ना वो इक्वेशन। तो देखो क्या होता है अनबैलेंस, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ऑब्वियस है, अगर बैलेंस में अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, मतलब अनबैलेंस रिएक्शन में क्या रहेंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रहेगा ही रहेगा उस रिएक्शन में कि उसके
और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं रहेंगे, उसे कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके सामने एग्जांपल Fe प्लस H2O का है। जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 प्लस H2। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, और राइट हैंड साइड में वही ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के मतलब फेरस Fe के 1 मॉलिक्यूल 1 एटम है, और राइट हैंड साइड में 2। मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है? अनबैलेंस इक्वेशन है। अब पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब हमें कौन सी स्टेप्स ध्यान में रखना है जब हम एक कोई केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखो पहली स्टेप, ये पूरा जो ये 4 स्टेप जो है ना, यही सबसे मेन है। आपने अगर ये स्टेप को अगर लर्न कर लिए, ये स्टेप आपके माइंड में है, तो ही जाके आपको बैलेंसिंग जमेगा। और बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 2 मार्क के ऊपर तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका बैलेंसिंग के लिए। उससे कम आपके मार्क नहीं मिलेंगे तुमको उसमें, उससे कम उस मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बैलेंसिंग लिखना होगा, या फिर हो सकता है आपको स्टेप्स ही पूछे सिर्फ, तो ये स्टेप्स लिखना जरूरी हो जाएगा उसमें। देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। दरअसल होता क्या है कि आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में देके रखते हैं। वर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, लाइक सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ NaCl नहीं लिखा था उसको, वो होता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे हम? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या बोल रहा है? चेक वेदर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, दैट इज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ द एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड इक्वल है या नहीं, वो चेक करना है by comparing the number of the atoms of various element present on the two sides of the equation। मीनिंग वही है कि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ द एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो कंपेयर करेंगे उसके राइट हैंड साइड के एलिमेंट के साथ में। दोनों अगर इक्वल अमाउंट में है तो वो इक्वेशन बैलेंस है, और अगर नहीं है तो अनबैलेंस है। फिर अनबैलेंस अगर निकले तो फिर तीसरी स्टेप पर पढ़ेंगे अपन। तो तीसरी स्टेप क्या है? स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम कंपाउंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये पहला पॉइंट, यहाँ तक के ध्यान दो। स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब कोई केमिकल रिएक्शन है तो वहाँ पर मिनिमम अगर देखेंगे तो 3 या फिर 3 से ज़्यादा कंपाउंड तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल से सिंगल प्रोडक्ट बनता है क्या? नहीं बनता। अगर एक सिंगल रिएक्टेंट भी डिकम्पोज हो रहा है, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट भी डिकम्पोज हो रहा है तो वहाँ पर 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलेंगे हमें। ठीक है, या फिर 2 अलग अलग सब्सटेंस अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिल सकता। मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा हमें कंपाउंड मिलना ही मिलना है, या फिर मॉलिक्यूल मिलना ही मिलना है। तो हमको क्या करना है वहाँ पे कि इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करना है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले ऐसा कंपाउंड हमें सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो उस कंपाउंड में। लाइक अगर हम बात करेंगे ये हमारी इक्वेशन की, ये अगर अनबैलेंस है तो ये इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को देखो, यहाँ पर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है? ये वाला कंपाउंड है Fe2O3। देखो Fe2 मतलब कि Fe के 2 एटम्स और O के ऑक्सीजन के 3 एटम्स, कुल मिलाकर 5 एटम्स। मतलब पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं? Fe2O3। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, समझ में ना? इसके साथ में शुरुआत करेंगे बैलेंसिंग करना, वही कह रहा है वो पॉइंट। उसके बाद में उसमें और क्या बोला है? मोर ओवर फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड विच हैज़ अ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। और उसमें भी हमें क्या करना है कि उस एलिमेंट को कंसिडर करना है। लाइक यहाँ पर अगर O3 है, लाइक यहाँ पर अगर O3 है, देखो ये कंपाउंड किससे किससे बना है? आयरन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अनइक्वल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन के अनइक्वल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करने को देखेंगे हम? ऑक्सीजन को। जो हमने कंपाउंड सिलेक्ट करे
फिर हमको लास्ट की स्टेप में क्या लिखना है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। लास्ट की स्टेप में क्या लिखना है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ये है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अभी हम एग्जांपल्स ट्राई करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के, और यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। चलो, तो अभी हम एग्जांपल्स के साथ में शुरुआत करते हैं। एग्जांपल करेंगे कुछ हम अभी यहाँ पे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के। देखो, पहला आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है। हम समझेंगे उसको किस प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। मतलब कि ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। तो जब हम स्टेप्स हमने जो लिखी है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे पहली स्टेप क्या है आपकी, कि जो वर्ड इक्वेशन आपको गिवन है उसको सबसे पहले कौन से इक्वेशन में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक, इन द सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अगर सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बोला तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको केमिकल इक्वेशन को जो लिखते हैं हम वो सिंबॉलिक और उसके फॉर्मूला के फॉर्म में ही लिखते हैं, पढ़े हैं आपने। तो लिखो पहली स्टेप, आपको स्टेप्स भी लिख कर देखना है वहाँ पर। जब जब आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे तो आपको उसमें स्टेप्स भी लिखते चलना है। ओके, देखो पहली स्टेप लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर देखो राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे इसका केमिकल इक्वेशन, तो वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कि H2SO4। क्या मिल रहा है उससे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4। क्या मिल रहा है हमें, Na2SO4 प्लस और क्या मिल रहा है हमें वहाँ पर, वाटर। ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई है। फिर हम लिखेंगे अपनी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं। सो सेकंड स्टेप लिखेंगे, चेक वेदर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। मैं ये इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपके साइड में आपको केमिकल इक्वेशन को चेक कैसे करना है वो पूरे स्टेप्स लिखी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा। तो देखो, जब हम इसको चेक करेंगे तो कंपेयर करेंगे, तो देखो किस प्रकार से हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में रहेंगे एलिमेंट, उसके बाद में रहेगा एक कॉलम रिएक्टेंट के लिए और दूसरा कॉलम प्रोडक्ट के लिए। ओके, एक कॉलम रहेगा एलिमेंट्स के लिए, फिर रहेगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और दूसरा लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। देखते हैं हमारे एलिमेंट कौन से हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। हाँ, अब कंपेयर करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करेंगे, फिर राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स है, 1। ऑक्सीजन के 1 और ये 4, तो कुल मिलाकर बन जाएंगे 5। 1 OH में और SO4 में 4, कुल मिलाकर बन जाएंगे 5। हाइड्रोजन के कितने हैं, एक OH के साथ में हाइड्रोजन का 1 एटम और H2, मतलब कि इन टोटल कितने हैं उसके भी, इन टोटल हाइड्रोजन के कितने हो गए, NaOH और H2SO4, NaOH और H2SO4 टोटल कितने हो गए, 3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3। सल्फर के कितने हैं, ओनली 1। कम टू द राइट हैंड साइड, दैट इज प्रोडक्ट साइड। Na के मॉलिक्यूल्स हो गए 2, ऑक्सीजन
O 5 इक्वल है फिनाइल में। उसके बाद में हाइड्रोजन के 2 ओनली 2 और सल्फर का फिर से 1, सल्फर का कितने हैं 1। अब ये हो गई हमारी स्टेप 2 जिसमें हमने चेक करे, तो ये क्या दिख रहा है हमें कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो वो लिख लेंगे द अबोव इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। अबोव इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं है। अभी हम जाएंगे अपने अगले पॉइंट पे, ये मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपने लिखे होंगे। देखो ये इक्वेशन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब हमारी आएगी स्टेप 3। अब स्टेप 3 क्या बोल रहा है, स्टेप 3 में क्या बोला गया है, देखो बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग शुरू कर देना है हमें। स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, देखो जो कंपाउंड है हमारा NaH2SO4, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स, कुल मिलाकर कितने हो गए 7। प्लस करो सभी का, सभी एटम्स का प्लस करो। हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो टोटल हो गए 7। और यहाँ पर भी Na2SO4, तो यहाँ पर सोडियम के है 2, सल्फर का है 1 और ऑक्सीजन के है 4, तो यहाँ दोनों में भी 7। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या है 7। हाँ, फिर दूसरी स्टेप क्या है कि moreover first consider that the element in this compound which has a unequal number of atom। और उसमें से भी हमें क्या कंपेयर करना है कि हमको वो ऐसा कंपाउंड कंसीडर करना है जिसमें मोर नंबर ऑफ अनइक्वल एटम्स हो। मोर नंबर ऑफ अनइक्वल एटम का मीनिंग देखो, हम देखो H2SO4 भी ले सकते हैं या फिर Na2SO4 भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे Na2SO4 कंसीडर करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि H2SO4 में H2 और H2 के मॉलिक्यूल इक्वल्स हैं। सो यहाँ पर Na2SO4 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na और ऑक्सीजन है वो इक्वल नहीं है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे Na2SO4 को। ठीक है, ये जो स्टेप 3 है उसका जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपने वो लिखना है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो स्टेप्स भी लिखते चलना है। अब जितने ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको वो क्लियर भी होते चलेगा, इसलिए आपने लिखना है उसको। ठीक है, उसके बाद में देखो स्टेप 3 में अभी क्या है, बोले स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दो, सिलेक्ट द कंपाउंड Na2SO4 and H2SO4 have maximum number of atoms, that is 7। दोनों भी कंपाउंड में H2SO4 और Na2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 7 नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, सो वी सिलेक्ट हियर Na2SO4। हम यहाँ पर किसको सिलेक्ट करेंगे, Na2SO4। अब हमने Na2SO4 में सिलेक्ट करें तो उसमें भी क्या बोला गया है कि ये कंपाउंड में ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल एटम्स हो। मतलब कि अगर Na2SO4 को हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो देखो Na2 में अगर हम कंसीडर करें तो सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही एटम तो इक्वल है, फिर ऑक्सीजन के भी इक्वल ही है, अभी तक के तो इक्वल है वो। ठीक है, सबसे कम किसमें है Na, अनइक्वल किसमें है ज़्यादा से ज़्यादा
Na के साथ में। तो हम कंपेयर बैलेंस करेंगे सबसे पहले किसको, सोडियम को। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, सोडियम को। देखो कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पर बनाएगा तुम्हारा इनिशियल एंड टू बैलेंस, मतलब कि पहले इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन NaOH, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में Na किस में प्रेजेंट है, NaOH में, तो हम लिखेंगे NaOH एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na in Na2SO4। यहाँ पर गलत हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na इन NaOH। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, हमने सिलेक्ट करे Na2SO4, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स किसकी कंपेयर करेंगे, Na की, मतलब कि सोडियम की, उसको हम बैलेंस करेंगे। तो सोडियम को जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो NaOH में सोडियम के इनिशियल जो एटम्स थे वो कितने थे, इनिशियल एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2। तो हमें 2 लाने के लिए, हमें जो इक्वल नंबर ऑफ एटम है, 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करते वक्त 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सेम ही है, तो ये क्या बन जाएगा फिर से 2। मतलब जब बैलेंस करे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na इन NaOH कितने बन गए अभी 2, NaOH में नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए 2। अब आगे की स्टेप मतलब अभी डायरेक्ट 4th स्टेप नहीं है, ये अभी भी बैलेंस होने का है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो अभी 1 × 2 बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये जो हमने बैलेंस करने के बाद में भी नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए NaOH में, NaOH को ध्यान दो, NaOH में नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए अभी 2। तो हम उसको Na2OH ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो भी पता था, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो जो पहले से लिया गया कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो स्टैंडर्ड होता है। मतलब कि NaOH अगर हम ले रहे हैं और उसको बैलेंस कर रहे हैं, NaOH अगर हम ले रहे हैं रिएक्टेंट में, इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके केमिकल फॉर्मूला में हम चेंज नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कोएफिशिएंट में लिखना पड़ेगा, उसके कोएफिशिएंट में लिखना पड़ेगा उस बैलेंस किए वाले टर्म को। ठीक है, तो हम कैसा लिखेंगे फिर, therefore NaOH is written as 2NaOH। NaOH को कैसे लिखेंगे अभी 2NaOH। ये कैसे बना, बिकॉज ऑफ कि हमने क्या करे, Na के नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। ठीक है, उसके बाद में जो रिजल्टिंग इक्वेशन है, जो रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन है, 2NaOH बनने के बाद में रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स क्या मिल जाएगा हमें, Na2SO4 प्लस H2O। मतलब बाकी का पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, बस ये NaOH में से किस में शिफ्ट हो जाएगा, वो 2NaOH में। अब देखो ये जो 2NaOH बना, तो ये जो 2 है ये यहाँ के सभी एलिमेंट के साथ में जुड़ जाएगा वो फिर, मतलब NaOH में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है सभी एलिमेंट के साथ में वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, हमारा जो नया जो बैलेंस इक्वेशन हम देखने को बनाने को देख रहे हैं, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के यहाँ पर है। देखो कंपेयर करो फिर से,
कंपेयर करो, फिर से ऐसा स्मॉल बॉक्स बना देंगे, इसमें आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टर, आर लिखा मैंने यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका एलिमेंट्स, अब सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम के बन गए 2, हाइड्रो अपना इधर में भी हो गए 2, ऑक्सीजन के अभी देखो, ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो पहले 1 था, लेकिन अभी वो जो कोएफिशिएंट है वो लग जाने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने बन गए, ये 2 और ये थे 4, तो कुल मिलाकर हो गए यहाँ पर अभी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो राइट हैंड साइड में कितने बच गए अभी जैसे के वैसे, क्योंकि इधर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पर रहेंगे 5। इधर में हाइड्रोजन के पहले 1 ही था, तो अभी 2 हो गए और ये 2, सो 2 + 2 कितने बन गए, 4। समझा क्या, ये 2 NaOH में से 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और H2SO4 में से भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों मिला के 2 + 2 4। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे, राइट हैंड साइड में कितने थे, 2। सल्फर का कांस्टेंट अभी 1। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इक्वल है क्या, नहीं है। फिर से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब हम बैलेंस करेंगे किन एलिमेंट को बैलेंस करना है, एक हाइड्रोजन को और दूसरा ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो H2O है, राइट हैंड साइड में जो H2O कंपाउंड है, H2O कंपाउंड को कंसीडर करेंगे। अब H2O को हमने कंसीडर करे, तो H2O ये जो कंपाउंड है, इसको जब हमने कंसीडर करे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, 4। और 4 बनाने के लिए ये H2O कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ में। तो हम करेंगे फिर मल्टीप्लाई Therefore, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2O को, तो जो H2O है वो क्या करके निकल जाएगा फिर 2H2O, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 4 और 2। ठीक है, फिर लिखेंगे केमिकल रिएक्शन बाद में, 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। ये 2H2O कैसे बना, जब हमने H2O को मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 2 किया तब जाके वहाँ पर 2H2O बना। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ इसको फिर से कंपेयर करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है या नहीं हर एक एलिमेंट के। ठीक है, कंपेयर करते हैं। देखो अभी Na के कितने हो गए यहाँ पर 2, इधर में भी 2, ऑक्सीजन के 4 और 2 6, इधर में 4 और ये 2, क्योंकि कोएफिशिएंट में था तो उसको भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ में वो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी 6। उसके बाद में हाइड्रोजन के यहाँ पर हो जाएंगे 4। देखो कैसे 4, 2 और 2H2 और ये H2, मतलब कि 4 और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी बन गए 4। सल्फर का 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, ये क्या बन गया, बैलेंस। यस, इट इज बैलेंस
केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों बैलेंस है? बिकॉज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। ओके, सो हमारी स्टेप 4 अभी लास्ट स्टेप 4 क्या थी हमारी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको फिर से लिख देंगे। लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का। सो आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल हमने अभी करे ये समझ में आ गया होगा। उतना हार्ड नहीं है, आपको स्टेप्स याद रखना है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है जहाँ तक के कि आपको ये यहाँ पर जो ये 2NaOH बना, ये 2NaOH बना, इसका मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हुआ होगा। देखो, जब भी हम NaOH की बात करें ना, तो जो 2 ये जो कोएफिशिएंट है ये सिर्फ Na को नहीं लगेगा, ये क्या होगा Na के साथ में, मतलब कि सोडियम के साथ में वो ऑक्सीजन को भी लग, उसका ऑक्सीजन का भी वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। मतलब कि ये जो ऐसा समझ लो ये मल्टीप्लिकेशन में है उसके, मतलब वो इसके अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब कि सोडियम के साथ में भी होगा, ऑक्सीजन के साथ में भी होगा और हाइड्रोजन के साथ में भी होगा वो 2। इसीलिए फिर वहाँ पर क्या बन गया, फिर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एलिमेंट अपना एटम्स बन गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स बन गए। फिर वो अनबैलेंस हो गए जब हमने कंपेयर करे तो, और फिर हमें करना पड़ा हाइड्रोजन को कंपाउंड, हाइड्रोजन को बैलेंस। देखो, ये डायरेक्टली नहीं लिया मैंने H2, ये जो H2 है ना, ये मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कंपाउंड तो वहाँ पर हाइड्रोजन किस में था, सिर्फ H2O के साथ में था, इसीलिए हमको फिर वहाँ पर H2O को कंपेयर करना पड़ा। ठीक है, और उसमें से क्या पता चला कि जब हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स वहाँ पर ऑलरेडी थे, उसमें अगर और 2 ऐड कर दिए मतलब कि कितने हो जाएंगे 4, लेकिन एडिशन तो होता नहीं केमिकल इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन उसको, तो वो मल्टीप्लाई होने पे ऑक्सीजन की भी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, उसमें पहले एक था तो और एक इंक्रीज हो जाएगा उसमें। वो इंक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और हमारा इक्वेशन बन गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यही है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो, अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, उसको आपको घर पे सॉल्व करना है। ऐसे ही पूरा स्टेप वाइज पहले स्टेप्स याद रखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ऐसे एटम्स हैं जिनको जो अनइक्वल है, तो फिर उसमें जिस एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल एटम रहेंगे उसको पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद में फिर से चेक करेंगे कि कौन से और दूसरे एलिमेंट है जिनके नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा स्टेप वाइज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। और ये जो मेथड है बैलेंसिंग की, ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जो आपने मैथ्स में पढ़े थे, सपोज कि अगर कोई इक्वेशन है x + 2 = 7, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले 1 लेकर देखते, 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे आपने ये। फिर x की वैल्यू 2 लेकर देखते क्योंकि 1 से नहीं आया, तो x की वैल्यू 3 लेकर देखेंगे, x की वैल्यू 4 लेकर देखेंगे, x की वैल्यू 5 लेकर देखेंगे। तो ऐसे टाइम पे हम जो आंसर उसका सुटेबल है वो हम लिखते हैं वहाँ पर, है ना, जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। वैसे ही यहाँ पर है, जो हम लिखेंगे वो प्रॉपर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। दूसरा आपको जो मैं एग्जांपल बैलेंस करने दे रहा हूँ, वो है हाँ, थोड़ा इजी एग्जांपल मिल रहा है आपको होमवर्क के लिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये पहला है। और दूसरा है आपको करना है आपको
जस्ट अ मिनट। वो जो आपको मैंने लिखा था आयरन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू फेरस ऑक्साइड, जो कि Fe प्लस O2 गिव्स Fe प्लस H2O गिव्स, सॉरी ये मत करो क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग है वो आपको चलेगा, ये वाला एग्जाम वाली प्रैक्टिस में लो, वही एग्जाम्पल प्रैक्टिस में लो। उसके बाद में आपको एक ध्यान में रखना है कि जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो हमको वहाँ पर बताना होता है कि वो जो इक्वेशंस है वो बैलेंस क्यों करना है, ताकि वो जो मास है कोई भी एटम का वो हम क्रिएट नहीं कर सकते और उसको हम क्या नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम उसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये जो आई होप कि आपको ये पूरा समझ गया होगा। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको जो अगले क्लास में है या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आप तक के वो पहुंच जाएंगे। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होमवर्क एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो पहुंच जाएंगे आप तक के। ये जहाँ तक के अपन ने इतना पार्ट पढ़े इसके ऊपर के भी क्वेश्चन आपको आपके व्हाट्सएप तक के पहुंच जाएंगे। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जब आप पढ़ोगे तो पहले पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ क्या पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं वो भी देखना है। जब हमने यहाँ पर नोट्स में लिखे थे तो स्टेप्स को छोड़ दिया जाए, तो मैंने बाकी जो पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट में करके लिखा था यहाँ पर। तो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट हो गई है, आपको वो रीड करने के बाद ही में आपको ये करना पड़ेगा कि आपके नोट्स कैसे बनाना है। ध्यान में आ रहा है, एग्जाम्पल्स अच्छे से करके रखना है क्योंकि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस काम में आने वाली है आपके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस मतलब कि